फिर से नमस्कार। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जो अब ठीक हो गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्या प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें कोविड-19 होने के चांसेस ज्यादा हैं? आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हमारी इम्यूनिटी को खराब कर देती है या कम कर देती है, बल्कि प्रेगनेंसी में तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक गर्भवती महिला में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये किन लोगों में ज्यादा हो सकता है? गर्भवती महिला जिसमें मोटापा ज्यादा है, जिसमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिसको अस्थमा है या डायबिटीज है। ये महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं घर में? सोशल डिस्टेंसिंग, ये हम लास्ट ईयर से सुनते आ रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डू द 5। नाउ व्हाट इज 5 थिंग्स जो आप कर सकते हैं घर में सुरक्षित रहने के लिए? घर पे रहिए, अपने हाथ बार बार साफ करिए, स्टीम लीजिए, अपने फेस को बार बार टच करना अवॉइड करिए और मास्क पहनिए। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको डबल मास्क पहनना है। अगर आप घर पे हैं तो आपको सिंगल मास्क आप पहन सकते हैं, लेकिन आप जैसे बाहर जा रहे हैं तो आपको डबल मास्क पहनना है। लॉकडाउन भी है, वहां सामने रोड पे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको डबल मास्क पहनना है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि कपड़े का मास्क बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आपको N95 ही पहनना है। जैसे कि फीगो के द्वारा आमतौर पे हमने देखा कि एक गर्भवती महिला को एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट को 10 बार दिखाना पड़ता है, लेकिन कोविड-19 ने, सरकार ने ये बदल दिया। अब आपको अपने डॉक्टर के पास सिर्फ 4 बार जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले 12 हफ्ते में, उसके बाद 20 हफ्ते पे, फिर 28 हफ्ते पे, और आखिरी विजिट आपको अपने डॉक्टर की करनी है 36 वीक पे, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। आप अपने डॉक्टर से टेलीफोन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। अब सरकार ने भी इसकी परमिशन दे दी है। आप अपना बीपी हर 2 दिन में घर पे देख सकते हैं। यूरिन टेस्ट आप घर पे कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 3 से 6 महीने के बीच में होता है प्रेगनेंसी का, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट नहीं कराना पड़ता, महिलाओं को बार बार घर से निकलना नहीं पड़ता। बस इसमें एक स्कैन होता है विच इज नोन एज टारगेटेड स्कैन फॉर फीटल एनोमली, जो आपको कराना जरूरी होता है। और इफ मदर इज पॉजिटिव तो आप ये टेस्ट 14 दिन के बाद करा सकते हैं, या जब पेशेंट की तबीयत ठीक हो जाए, आपको कोई सिम्टम नहीं है, तब आप जाके ये करा सकते हैं। अभी तक तो हमने बात करी कि हमें कोरोना ना हो। अब हम क्या करें अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो गया? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। स्टडीज के द्वारा ये निकाला गया कि मात्र 2/3, दैट इज 75% प्रेग्नेंट वुमेन में माइल्ड सिम्टम हुआ, जो घर में रह के ठीक हो गए। 1/3, जो कि 25% लोगों को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जिन गर्भवती महिलाओं को कोरोना हुआ, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैटेगरी B1, जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था, बस उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कैटेगरी B2, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स को बुखार था, कफ था, नाक से पानी आना, गले में खराश होना, डायरिया, थकान होना, और वो महिलाएं जिनको बीपी की शिकायत थी, डायबिटीज, लिवर डिसफंक्शन और किडनी की बीमारी थी। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो कैटेगरी B1 और B2 की महिलाएं हैं, उनको मोस्टली घर पे रख के इनका इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। अगर आपको कोविड होने के बाद आप टेंशन लेंगे, तो एक तो कोविड से लड़ रहे हैं, ऊपर से उस स्ट्रेस हार्मोन से भी आपको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल घबराए नहीं।
फिर एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई जिसको बोला गया कैटेगरी सी। इसमें क्या हुआ, जिन महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, चक्कर आना, कफ में ब्लड आना, शरीर नीला पड़ना, उनको इस कैटेगरी में डाला गया। और अगर आपके घर में कोई ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको ऐसा हो रहा है, उनको आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। अब कोविड पेशेंट महिला को घर में रख के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर कोई महिला को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन अगर उसकी प्रेगनेंसी 34 वीक से ज्यादा है तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही समझदारी है। अगर 34 वीक से कम महिलाओं को आप घर में रख सकते हैं, एक ऐसे कमरे में रखिए जहां पे खिड़की है, बाहर से हवा आती है। उनके लिए अलग से अटैच्ड या सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए। उनके खाने के बर्तन, ग्लास, कप, टॉवल, बेडिंग सब कुछ अलग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि कंप्लीट बेड रेस्ट शुड बी अवॉइडेड। हमें ये लगता है कि अब तो मुझे कोविड हो गया, अगर मैं बेड रेस्ट पे नहीं हुई तो हो सकता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कि प्रेगनेंसी में क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैंने कोविड पॉजिटिव भी कोई पेशेंट अगर पूरे दिन बेड रेस्ट करेगा तो उसमें क्लॉट के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, खून के थक्के आपके शरीर में और ज्यादा जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम लिया जाता है, आपको भी ऐसे लेना है। वॉक टेस्ट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, सबसे सस्ता टेस्ट है जो आप घर में रह के कर सकते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, कोई भी कोविड पेशेंट अपने घर में रह के कर सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप कि आपको अपना SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर में देखना है कि कितना आ रहा है। सेकेंड स्टेप में आपको 6 मिनट पैदल चलना है, जो कि 500 मीटर कवर करना चाहिए। तो चलो अभी तो मेरा मन नहीं है कि मैं घड़ी देखूं या फोन में स्टॉप वॉच करूं, तो मैं 40 कदम चल के मैंने थर्ड स्टेप में अपना SpO2 फिर से देखा। तो अगर 3%, मैंने जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू बताया है कि जो पहले पेशेंट था, फॉर एग्जाम्पल उसका 96 SpO2 आया और 6 मिनट चलने के बाद या 40 कदम चलने के बाद उसका SpO2 93 हो गया। इट मीन्स कि कुछ सीरियसनेस है उस पेशेंट में, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर चलते चलते मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, मेरा कफ बढ़ गया या मेरे दिल की धड़कन ज्यादा हो गई, इसका मतलब मुझे तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अब ऐसा सवाल हमारे बीच बहुत बार आया कि क्या अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 to 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 3 to 6 मंथ्स और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 6 to 9th मंथ। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोविड हो गया तो ऐसा नहीं है आपके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ गए हैं या आपका बच्चे खराब होने का चांस बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस स्टडीज में ऐसा देखा गया कि नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज में 1 से 2% केसेस में ऐसा देखा गया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में उनको प्री मैच्योर बर्थ या लेबर पेन स्टार्ट हो गया। लेकिन ये उन पेशेंट्स में हुआ जिनको बहुत ज्यादा फीवर था, 100 से ज्यादा, और 12 से 14 दिन तक था। इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि 12 से 14 दिन तक उन पेशेंट को फीवर क्यों रहा। थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो सकता है। इसमें आपको अपने आप को सुरक्षित रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्टिल मैं ये बोलूंगी कि 1/3 25% लोगों को ही आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी है। अब सबसे अहम सवाल कि मैं कौन सी दवाइयां अपनी प्रेगनेंसी में खा सकती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे वाले स्लाइड में हमारी जो पेशेंट थी उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जो कि 6th मंथ के एंड में ही उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। उसका रीजन सिर्फ ये था कि उसको 5-6 दिन तक फीवर रहा, फिर बीच में ठीक हो गया, फिर से फीवर हुआ,
बट एक ये बहुत बड़ा वहम है हमारे समाज में कि हम बुखार की दवाई नहीं खा सकते। अगर मैंने बुखार की दवाई खाई तो मेरे बच्चे को बुरा असर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैरासिटामोल आप 9 मंथ तक ले सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा एक कोविड-19 के बुखार को हटाने के लिए नैप्रोजेन, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, वो भी आप ले सकते हैं। ये भी बहुत असरदार है। और लेकिन ये सिर्फ आप 4 मंथ प्रेगनेंसी तक ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते। इसके अलावा आप आइवरमेक्टिन ले सकते हैं 3 दिन के लिए, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। एंटी एलर्जिक्स आप बिल्कुल ले सकते हैं। जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूरी है। लेकिन मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट बताने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने आप अपना इलाज करें, क्योंकि ट्रीटमेंट में ब्लैंकेट थेरेपी नहीं होती। मतलब जैसे कि 5 उंगलियां हाथ की अलग होती हैं, उसी हिसाब से हर पेशेंट का इलाज अलग होता है। हर किसी में ये दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरी ये सलाह है कि बिना अपने डॉक्टर से पूछे आप कोई भी दवाई नहीं खाएं। क्या मैं स्टेरॉइड्स या हेपारिन ले सकती हूँ प्रेगनेंसी में? हाँ जी, आप बिल्कुल ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये सेफ है, लेकिन जब तक आपके डॉक्टर ने नहीं बोला, क्योंकि प्रेगनेंसी के डोज अलग होते हैं। स्टेरॉइड्स आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर की सलाह के बिना स्टार्ट नहीं करना है। आजकल मार्केट में 2 दवाइयां और चल रही हैं, फेविफ्लू एंड रेमडेसिविर। सबको इसका नाम तो पता ही होगा। तो इसको ये बिल्कुल कह नहीं सकते कि ये सेफ है या नहीं है, क्योंकि इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड। लेकिन जहां पे पेशेंट बहुत सीरियस हो रहा है, हमने 1-2 पेशेंट्स को दिए हैं, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अब अगर कोई गर्भवती महिला मुझे देख रही है या ये सुन रही है, तो उनसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि भले वो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है, एक टेस्ट होता है जिसको हम इंक्रीज 3 बॉल स्पायरोमीटर कहते हैं। ये 3 बॉल अटैच्ड होते हैं ट्यूब में। आपको गहरी सांस लेनी है ये ट्यूब लगा के। जिसको ये मेथड नहीं पता है वो इस सेशन के बाद मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे नंबर पे। और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, लॉकडाउन है, मार्केट में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सिंपल आप कहीं से बलून्स लाइए और आप बलून बुलाइए। आपकी लंग कैपेसिटी इससे काफी इंक्रीज होगी। तो अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूं तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि कुछ जो कि अभी स्टडीज चल रही हैं, कुछ स्टडीज में आया कि देयर इज वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसका मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू मेरे बच्चे को कुछ कोविड वायरस कुछ ट्रांसफर हुआ, बट बच्चे में ज्यादा असर देखा नहीं गया। स्टडीज अभी भी चल रही हैं। लेकिन वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें अभी भी कोरोना वायरस नहीं मिला है। स्टडीज चल रही हैं, लेकिन जो बाहर स्टडीज हुई या इंडिया में जो 1-2 स्टडीज हुई, उनमें अभी तक कोरोना वायरस नहीं मिला है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं अनटिल अनलेस आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेल्विस छोटा नहीं है, बच्चा बड़ा है, सर नीचे नहीं आया है, पानी खत्म हो गया है। अगर ये सारे कारण है तो हाँ जी, बिल्कुल आपको सिजेरियन सेक्शन ही करवाना चाहिए। अब आजकल का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या मैं पॉजिटिव हूं तो क्या मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड, अपना दूध पिला सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप पिला सकते हैं। WHO ने भी ये रिकमेंड किया, लेकिन विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। बच्चे को लेने से पहले आपको 20 से 30 सेकंड तक अपना हाथ साफ करना है। डबल मास्क लगाना है जिसमें N95 और सर्जिकल मास्क होना चाहिए, और उस कमरे में आपके और आपके बच्चे के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। WHO ने बोला कि अगर कोई महिला इतनी बीमार है कि वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो वो एक्सप्रेस्ड मिल्क दे सकते हैं, जिसका मतलब आप पंप से अपना दूध निकाल के बच्चे को पिला सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, आईसीयू में है, वो एक्सप्रेस्ड मिल्क भी नहीं दे सकता, तो जी हाँ, दूसरे का दूध लेके अपने बच्चे को पिला सकते हैं। बट उसकी कंडीशन ये है कि वो महिला 60 साल से कम होनी चाहिए और उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं होनी चाहिए। कोमॉर्बिडिटीज मतलब बीपी नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए।
बाकी सारी बीमारियां। एक होता है कंगारू केयर, जो कि लोगों को आजकल इसका भी वहम है कि बच्चे को ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दिस इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड इन्फेंट। ये बहुत जरूरी है, मदर और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग, बच्चे की हीलिंग, उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। मास्क लगाइए, प्रॉपर हाइजीन रखिए। This recommendation is also given by WHO. Thank you very much for your attention. Thank you everyone. अगर किसी को कोई सवाल पूछना है या किसी के कुछ डाउट हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। Thank you so much, Dr. जी जी। Hello, thank you so much. जी अर्चना जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो 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 जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आपकी आवाज आ रही है। Dr. Anjali, for enlightening all of us with your deep and immense knowledge. Thank you so much. जी जी जी। Which is really and prerequisite in this pandemic. Thank you so much, doctor. I have a query. Okay, ma'am, please. I have go ahead. जी. Can a pregnant woman who has cured from COVID, yes, ma'am, can transfer antibody to her fetus? Is it possible? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, जो कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में बताना भूल गई। तो जी बिल्कुल, जैसे कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को 3 वैक्सीन देते हैं, जो कि इसलिए दी जाती है कि मदर के प्रोटेक्शन के साथ वो बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही अगर किसी महिला को कोविड हुआ है और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने हैं उनके अगेंस्ट, तो जी हाँ बिल्कुल वो एंटीबॉडीज बच्चे में जाएंगे। और ये तो बहुत अच्छा है कि बच्चा पैदा होते साथ ही कोविड से प्रोटेक्ट हो गया। जी ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। वन माय क्वेश्चन। जी अभिषेक जी। मैम एक चीज पूछती थी मैम, जैसे कि आजकल होम रेमेडीज दी जाती हैं, काढ़ा पिलाया जाता है, तो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज है तो क्या उनको इस तरह का काढ़ा या जिसको सप्लीमेंट्स हैं, जिंक्स हैं, ये बिना डॉक्टर के एडवाइस के दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बिल्कुल आप दे सकते हैं अगर आपको, बट ये पता होना चाहिए कि जिंक, विटामिन B12 ये सब किस में होता है, जो कि स्प्राउट्स होते हैं, ये सारी चीजें आप बिल्कुल दे सकते हैं। और काढ़ा दे सकते हैं। जी काढ़ा दे सकते हैं ना, काढ़ा को लेके थोड़ा सा मेरे को। और जो कि एक लड्डू काफी फेमस है, मैंने मेरी मम्मी के टाइम, मतलब मम्मी से ही सुना था कि पंजीरी कहते हैं जिसको। तो वो पंजीरी पहले क्या होता था कि उसमें काफी चीजें मिलाई जाती थी, लेकिन आजकल लोग उसमें घी बहुत ज्यादा मिलाते हैं। तो क्या है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, बट बाकी चीजें रह जाती हैं। तो सबकी मात्रा अगर एक जैसे बराबर मिला के हम देंगे तो बिल्कुल आप वो पंजीरी का लड्डू खिलाइए। वो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक जी। जी Any other questions? Hello. Hello. I am from Bangalore. I have a query. Namaste. Can I ask one question? Okay. While testing in oximeter, you told about walk test. How many steps you should walk? What is the condition? Can you explain me? Yeah, ma'am. You can contact me after this session and I'll explain you within a minute that you have to, it has to be done in 3 steps. Okay. First step, you have to measure your SpO2 and just कहीं पे आप लिख लो कि अभी मेरा SpO2 96 है. In second step, you have to walk 6 minutes. But आपको, you should complete 500 meters and or you can walk 40 steps, and after 2 seconds in the third step you can again measure your SpO2. If there is fall of more, if there is a fall of 3% or more than 3%, then there is you need to worry and you just contact your doctor.
Okay, thank you so much, doctor. जी जी पवित्रा जी, थैंक यू सो मच. Any other question? Hello. Hello. Ma'am, can I ask one more question? Yes, ma'am. Why not? Definitely, you can ask. Yes, ma'am. Ma'am, I have a friend Okay. and she recovered from COVID. Yes. I think last she recovered from COVID, and because she is little hesitant to feed her child, and she is not feeding her child. Okay. So what can you give to her? Yeah, she's listening me right now. No, she is not listening. Yeah, She's not but I'll listening. convey, ma'am. I'll convey your message to her. She is Yes. not feeding her child since last month. She recovered from COVID. Okay. But she is Now not she feeding her child. hesitate to feed her baby. Yeah. Hello. She is worried. A baby will get infected with this particular infection. But she is little bit ignorant, I suppose. ओके ओके मैम, लेट मी टेल यू दैट कि ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक वायरस मिला नहीं है किसी भी स्टडी में, सो शी कैन फीड. ऐसा कुछ नहीं है कि वो फीड नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने बताया पीछे कि वजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक कोई भी ऐसी स्टडीज नहीं आई है जिसमें 1% भी वायरस का मिला हो. तो आप उन्हें समझाएं कि बिल्कुल वो फीड करा सकते हैं, बल्कि इससे वो अपने बच्चे को दूसरे एंटीबॉडीज तो देंगे, साथ में कोविड के एंटीबॉडीज भी देंगे, जो उनके बच्चे को थर्ड वेव, जो कि आप सुन रहे हो, इंदौर में आज ही मैं पढ़ रही थी कि 12 बच्चे पॉजिटिव आए हैं कोरोना से, जिसमें 4 बच्चे हमारे बीच नहीं रहे. तो थर्ड वेव कहीं ना कहीं अब आ रही है, जो कि मैं चाहूंगी कि नहीं आए, लेकिन जैसे कि आ रहे हैं, न्यूज में काफी खबर आ रही है, तो आप उनको बोलेंगे इससे वो अपने बच्चे को कोविड से, थर्ड वेव से प्रोटेक्ट करेंगे. तो बिल्कुल वो उनको दूध पिलाएं, और अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो जस्ट गिव माय नंबर टू हर, आई विल कन्विंस हर. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes, ma'am. Any other questions? Any other questions? थैंक यू सो मच. आप मुझे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे. किसी को कोई भी डाउट है, हम निशुल्क सलाह दे रहे हैं कोविड या कोविड से रिलेटेड. सबको बिना डॉक्टर की जानकारी की कोई दवाई नहीं खाएं. ब्लैक फंगस लोगों में फैल रहा है काफी, और इसको फैलाने का कारण भी ये है कि लोग अपने आप खा रहे हैं. जी हेलो. डॉक्टर अंजलि. जी जी सर. हाँ. ऐसा है, अभी आपने एक क्वेश्चन था कि काढ़ा कोई पी सकता है कि नहीं. जी सर. अभी अभिषेक जी ने एक क्वेश्चन पूछा था. जी जी. काढ़ा पीने में, काढ़ा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काढ़े में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो काढ़ा पी रहे हैं उससे नुकसान हो सकता है. तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए. बाकी तो काढ़ा तो अपना परंपरागत बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो लोगों ने पहले से ही काढ़ा और ये सारी चीजें जो है. तो अभिषेक जी, काढ़ा पीना कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कोई भी काढ़ा जब हम पीते हैं तो लोग क्या करते हैं ना कि हर 1 घंटे में, हाँ दिन में सर उसी जी सर, उसी के रिगार्डिंग मैंने पूछा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक फियर रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, हम बाहर से होके आए हैं, डॉक्टर को दिखा के आए हैं, तो हम काढ़ा पी लें. काढ़ा जो है ना इम्यूनिटी बूस्टर है. जी सर. होता क्या है कि लोग ना उसका एक्सेसिव लेना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली द केमिकल्स प्रेजेंट इन दी काढ़ा, मतलब काढ़ा जो होता है उसमें जो केमिकल होते हैं वो फिर नुकसान करते हैं. तो लेट अस एक मात्रा में, सीमित मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए जो यूटिलाइज हो सके. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर अंजलि. थैंक यू अभिषेक. थैंक यू सो मच. मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश पांडे जी हैं, ये वाइस चांसलर विक्रम यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन. कीप गाइडिंग अस. थैंक यू सो मच सर. ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. अगर किसी की कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, हम समय के अभाव की वजह से नहीं ले पाए, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं.
Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.